नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 मतलब 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जिसका स्कोप, जिसका क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण स्पष्ट है। क्योंकि आज हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहाँ पर हमारा जीवन बहुत से फैक्टर से निर्धारित हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ रहा है और नए नए जो परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिक जो ढांचा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं, हमारी जो एक समय के अंतराल पर हमारी परंपराएं रूढ़ियाँ बन जाती हैं, जो हमारा संस्कृति है, तो संस्कृति में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय रहते उसमें भी पुनर्विचार की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसका कानून से क्या हमारा मतलब रहता है या कानून से उसका क्या लिंक है, संबंध है, और कानून के जो हमारी व्याख्या करने वाली जो सर्वोच्च या उच्च जो सुप्रीम जो अथॉरिटी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसने किस तरह से इसकी व्याख्या की, उसके बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि कानून या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 कहता है। और इसी के कारण, इसी आर्टिकल की महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रिलीवेंस और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसका नेचर है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल है ना, ये अनुच्छेद है ना, ये हमारे मूल अधिकारों का हृदय है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जीवन का अधिकार, मतलब आपके जीवन को वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से कारक है, वो कौन सी फैक्टर है जो इसकी गुणवत्ता को, इसकी क्वालिटी को जो बढ़ाते हैं, वो सब जीवन के अधिकार में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज आप देखेंगे कि आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इतना हो रहा है, या ये तो हो गया एनवायरनमेंट की बात। अब हम देखें दूसरे स्तर पे देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी हमारे ऊपर हावी हो गई है। तो आपने देखा होगा कि साइबर दिन ब दिन अटैक होते जा रहा है। हमारे मोबाइल भी सेफ़ नहीं है कि आपको कहाँ लिंक करना है, कहाँ लिंक नहीं करना है। कहीं लिंक कर जाए हमारा बैंक अकाउंट, हमारी पर्सनल डिटेल चली जाए और फिर हमारे मोबाइल को हाईजैक करे। तो ऐसे में हमारा स्टेट मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। तो पहले देखते हैं कि भारत में ऐसी क्या चीज़ है कि जो इस कानून को इंटरप्रिटेशन मतलब इसकी व्याख्या करने के लिए एक इसको स्पेस देती है या इसका दायरा को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करती है। तो वो है भारत की कानून प्रक्रिया का नेचर। भारत में रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था, मतलब जैसा कानून बनाया हुआ है उस कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा न्यायपालिका है, वो इसकी व्याख्या करती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कानून की उचित प्रक्रिया। ठीक है, या यूँ कहें कि जो सही प्रक्रिया है वो क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून क्या वास्तव में सही है या नहीं है। तो उस कानून की भी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? वो है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसा अमेरिका में बनाया गया है। तो अब देखेंगे कि क्या भारत में अभी तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कानून की उचित प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं आगे कि स्टेट, अब जैसे मैंने बताया ना कि स्टेट आपकी प्रोटेक्शन करेगा, तो अब आपके दिमाग में आता होगा स्टेट मतलब क्या, राज्य मतलब क्या। राज्य का मतलब केवल सरकार तक सीमित नहीं है। राज्य का मतलब है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडी है, जो हमारे कानून बनाने की जो प्लेटफॉर्म है, जो एक मैकेनिज्म है, या यूँ कहें कि जो उपकरण हैं, वो सब किस में आते हैं? राज्य में आते हैं।
अब देखेंगे कि राइट टू लाइफ है ना, जो जीवन का अधिकार है, उसका उसका दायरा केवल इतनी तक नहीं है कि आपको जीवन जीने का अधिकार दिया जाए, नहीं, इससे भी ज़्यादा, मतलब आपको डिग्निटी के साथ, आपको सम्मान के साथ एक जीवन जीने का अधिकार है। वो हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भारत की न्यायपालिका है, उसने इस अधिकार के दायरे को कैसे बढ़ाया है और कैसे इसको और इंटरप्रिटेशन के लिए खोल दिया गया है। तो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो पहला वर्डिक्ट था वो था ए.के. गोपालन केस में 1950 वाले दशक में। उन्होंने बोला है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे जो है वो प्रभावित है, न कि अमेरिका के विधिक ड्यू प्रोसेस से। तो यहाँ जो ये केस था वो एक शुरुआत थी, क्योंकि इसने छोटे स्तर पे इसको देखा। फिर आप देखेंगे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस 1978 में आया। उसने क्या किया कि जो ए.के. गोपालन का जो जजमेंट था, जो वर्डिक्ट था, उसको इसने बदल दिया और इसको कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पर्सनल जो लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, तो उसके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको और इसको बढ़ावा देते हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको ठीक से प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, तो आइडिया ऑफ पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 हैज़ अ वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग मैनी राइट विच आर embodied under the article 19, thus giving them additional protection। जो 19 है वो आपको पता ही होगा कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें आपको विचार, अभिव्यक्ति, कोई भी संघ बनाओ, कोई एसोसिएशन बनाओ, प्रेस की, यहाँ तक कि आर्टिकल जो हमारे इसमें सूचना का अधिकार भी है ना, वो भी इसके अंदर ही आता है। जो एक कानून बनाया गया है जिसने हमारे प्रशासन को काफ़ी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अलावा वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, जिसे एक फ्रांसिस कॉर्ली मोली ने 1981 है और ओल्गा टेलिस वाला 1985 में, वो भी मुंबई म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में केस आया था। और ये सब उसके जो राइट टू लाइफ है उसके दायरे को या उसकी जो स्कोप है उसको बढ़ाने में इसको योगदान दिए हैं। मतलब इतना सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पे इसकी व्याख्या की है। ठीक है, तो मेनका गांधी में एनवायरनमेंट आ गया, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, इस तरह से बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो क्या है आर्टिकल 21 मतलब आर्टिकल 21 के दायरे में आए गए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर ओर से व्याख्या की है। अब अभी हाल ही में 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपका जो प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। क्योंकि निजता आजकल मैंने आपको भी पहले बताया कि साइबर अटैक इतने हो रहे हैं ना, कि या फिर डेटा आपकी चोरी हो रही है, हाईजैक हो रहे हैं मोबाइल, लैपटॉप। तो ऐसे में कहा है कि स्टेट की, मतलब सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जो निजता है, प्राइवेसी है, उसको भी प्रोटेक्शन किया जाता है, उसको भी कानून के द्वारा संरक्षण दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट दिया था कि यदि आप अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं तो वो भी आपकी जीवन या आपकी जो लाइफ है या जीवन की जो क्वालिटी है या जीवन की, या हिंदी में कहें तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो उस संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो है राइट टू लाइफ है वो 21 वो अधिकार देता है कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हो। उसमें समाज में चाहे किसी भी तरह की सोशल प्रैक्टिसेस हो या किसी भी तरह ट्रेडिशन है, वो आपको रोक नहीं सकती है। अब ये इश्यू उठता है कि अब क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, वाटर शुद्ध होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे तमाम तरह के आजकल इश्यू आ रहे हैं, वो भी क्या है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसको भी आर्टिकल 21 के तहत ही इंटरप्रिटेशन किया गया है और आगे भी हो सकता है इसके ऊपर कानून बने, क्योंकि ये एक स्टेट के ऊपर एक छोड़ दिया गया है कि वो देखें कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में एजुकेशन भी आता है, जिसलिए
समय रहते हमारी सरकार ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो शिक्षा का अधिकार है प्राथमिक स्तर पर 614 उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो आप ये भी देखेंगे ना कि कैसे फंडामेंटल राइट्स है उसका दायरा बढ़ रहा है, उस दायरे का जो जननी है, जहाँ उस कहें उसका जो केंद्र बिंदु है, जो उद्गम स्थल है, वो उसकी व्याख्याएं हैं वो कहीं न कहीं हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से गुजरती है। तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कशन करने का प्रयास किया और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग और जो दूसरे इम्पोर्टेंट इश्यू हैं उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। और हमें भी आप अपने नए सुझाव और क्वेश्चन पूछ के थोड़ा लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।